देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है पद्म भूषण सम्मान दिखाई दे रहा है और ये इतने जो तमगे दिखाई दे रहे हैं इनको हासिल करने में जिंदगी निकल जाती है और उसके साथ ही के अंदर आपको पराक्रम की जो एक परिकाष्ठा लिखनी पड़ती है वो होती है। मगर हम आज बात कर रहे हैं इन्हीं तमगों की, इन्हीं पद्म भूषण की, और हम ये जानना चाहेंगे कि जो जनरल सगत सिंह थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा एक राजनीतिक और भूगोल जो था उसको चेंज करवा दिया था, उसके अंदर क्या रहा था। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं उन्हीं के सुपुत्र से जो खुद आर्मी में है, कर्नल रिटायर हुए हैं, रणविजय सिंह जी हमें बताएंगे कि सर पहले तो आप ये बताइए कि अर्ली लाइफ कैसे थी और उसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि आप कहां से, मतलब आपके जो पिताजी हैं कहां से, कौन सी जगह से आए थे। मेरे पिताजी गांव कुसुमदेसर में उनका जन्म हुआ था। ठाकुर बिरलाल सिंह जी के बेटे थे। वो खुद फौज में थे, बीकानेर साउदर्न लाइट इन्फेंट्री में। तो वो उससे उनकी प्रेरणा से तो पहले तो वो लोकल स्कूल में पढ़े और क्योंकि वो होशियार थे तो उनको फिर वॉल्टर नोबल स्कूल बीकानेर, जो आजकल बीकानेर पब्लिक स्कूल बन गया है, उसमें पढ़े। और वहाँ पर ब्रिटिश का प्रिंसिपल था। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनको डायरेक्ट नायक बनाया गया। पहले तो गंगा रसाला में, फिर बाद में उनको साउदर्न लाइट इन्फेंट्री में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ये जो जैसे बांग्लादेश का जो युद्ध था वहां तक की जो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी, गोवा की रिस्पांसिबिलिटी थी, इनके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। तो ये जो रिस्पांसिबिलिटी का जो रास्ता है, उनको पहला बड़ा असाइनमेंट जहां पर उनको अपना जो है ना पराक्रम दिखाने का जो मौका पड़ा था वो कौन सा था? ये इनके सीओ साहब थे, इनका नाम था कर्नल बेल्सायर, जो अंग्रेज थे। तो दूसरे महायुद्ध में जितने भी साउदर्न लाइट इन्फेंट्री, गंगा रसाला और विजय बैटरी, जो कैमल की पर बैटरी थी, उनको पूरे स्ट्रेंथ पर लाया गया। ट्रेनिंग करने के बाद ये सेकेंड लेफ्टिनेंट आए साउदर्न लाइट इन्फेंट्री में, और ये पूरी बटालियन ये इराक चली गई। और इराक में ये खेमकानी कंपनी कमांड कर रहे थे। तो इनका एक्सपीरियंस वहां से शुरू हुआ। ये पूरा इराक और अब जो पैलेस्टीन है, जो अभी इजराइल है, उस पूरे इन्होंने इलाका लड़ाई में देखा। साधु सिंह जी थे महाराजा बीकानेर, उनसे दरखास्त किया कि साहब ये स्टेट फोर्सेस में अब कोई फ्यूचर नहीं है और सारे ये स्टेट्स हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया में मिलने जा रही हैं, तो मेरे को आप परमिशन दो कि मैं इंडियन आर्मी में चले जाऊं। आज भी इंडियन आर्मी में वो एक ही अफसर है जिन्होंने 2 स्टाफ कॉलेज किए हैं। एक तो हाइफा में किया है जो अभी इजराइल में है, और एक क्वेटा में किया है जो पाकिस्तान में है। शुरुआत कहां से हो रही है? चूरू से हो रही है। उसके बाद के अंदर कहां कहां पे उनका जो कार्य क्षेत्र जा रहा है, वहां पे इराक, फलस्तीन तक जा रहा है। उसके बाद के अंदर वो जब जहां पर इंडिया जो है वो सारा का सारा इकट्ठा हो रहा है, रियासतें खत्म हो रही हैं, वो वहां पर जा रहे हैं। और अब जो दोबारा से स्टाफ फोर्सेस के अंदर क्वेटा में जा रहे हैं, वो वहां पर दिल्ली एरिया से भेजा गया जाम साहब से मिलने। तो जब जाम साहब से मिलने गए तो उनको जैसे उनको वो मिलने गए तो बोला, अरे मेजर साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोला, साहब मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि आप जामनगर की हवाई जो अड्डा है जो आपका है वो आप भारत सरकार को दे दो। तो हंसने लगे। तो बोला, शाम को आना, मेरे साथ पहले ड्रिंक करना, खाना खाना, और फिर मेरे से बात करना। कोई कागज लाया? बोला, हाँ सब मैं लाया हूँ। उन्होंने बोला, पढ़ लिया और साइन करके ले लिया। ठीक है, अब ये भारत सरकार का हवाई अड्डा है, मेरे 4 हवाई जहाज हैं, ये मुफ्त में यहाँ रहने चाहिए। बोला, साहब ये रह जाएंगे। मतलब उस समय जो काम है वो इतनी आसानी से हो जाया करते थे। आज के टाइम में तो कोर्ट कचहरी हो जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। नहीं, फिर वो वापस आ गए। पूरा का पूरा हवाई अड्डा उन्होंने फटाफट नाम कर दिया। 61 में पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप गोवा पर कब्जा करो। पर गोवा उस समय भारत के अंदर नहीं आया करता था। नहीं, वो 450 साल से पोर्चुगल का हिस्सा था। तो ये 40 घंटे में इन्होंने पंजिम और जितने भी 17 डिप किए थे, पोंडा, सारा पूरा नॉर्दर्न गोवा कैप्चर कर लिया। बांग्लादेश जब फैसला किया गया था कि बांग्लादेश को लड़ाई करनी है, तो ये तेजपुर में थे, 4 कोर में। अहमियत बात है कि ढाका का कैप्चर इंडियन आर्मी के प्लान में नहीं था। उन्होंने बोला था ये हमारी काबिलियत के बाहर है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि मतलब पहले प्लान के अंदर शायद नहीं था, मगर फिर अचानक से प्लान में आ गया। तो जनरल अरोड़ा साहब ने इनको बोला था कि आप ये वापस आ जाओ, कि बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है, अगर कुछ हो गया तो उनको डर था कि बहुत कैजुअलिटी हो जाएंगी। कैजुअलिटी से सभी डरते हैं। तो
अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको मैं बीबीसी की दूंगा। बीबीसी की रिकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने बोला था कि स्वागत तुम वापस आ जाओ पीछे, ये मेघना को क्रॉस मत करो। तो बीबीसी रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग। उसमें उनका जवाब था, जगी मैंने आपने मेरे को एक एम दिया था कि मेघना तक पहुंचना, अब मैं एम प्लस कायम कर रहा हूं। तो जहां तक इनको वापस आने की सवाल है, इसे ओवर माय डेड बॉडी, वापस बिल्कुल नहीं आऊंगा, मेरी लाश से जाना पड़ेगा। वापस नहीं आएंगे। और फिर ये बिल्कुल अपनी बात पे कायम रहे और उनका फैसला सच माना गया। और आज वो लोग बहुत तारीफ करते हैं कि भाई ये पूरा हेलीकॉप्टर जो हेली ब्रिज बोलते हैं, हेली ब्रिज से उन्होंने, और ये पानी की से पूरा डिवीजन 57 डिवीजन ढाका को वेस्ट से और साउथ से उन्होंने घेर लिया। देश के लिए गर्व की बात है, मगर फिर भी हमारे शेखावटी से जो सपूत थे, उनके जो 100वीं जो वर्ष, वो उनका जो जन्म तिथि है, उसके ऊपर कई जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, गोवा तक प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो उनकी जो पूरी स्टोरी है, उसको स्टोरी को तो अभी लाना बाकी है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए थे जिनके बारे में शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता। हम उसको आगे लेकर आएंगे, कर्नल साहब से भी हम बात को आगे करेंगे और उनके जो जीवन से जुड़े और जो अन्य जो तथ्य हैं उनको भी हम आपको लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।